प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं और हम सुबह उठते ही जैसे रिमाइंडर देते हैं ना कि सेहत एक बहुत बड़ी नेमत है। और फिर आज के प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ भी हम सेहत के साथ ही करते हैं। हम देखते हैं हमने कुछ भी हो, हमारी एक कौमी दवाई है, इसको हम इस्तेमाल करते हैं। हमें सर दर्द हो रहा है, हमें लग रहा है कि थकावट ज़्यादा है, कुछ भी जिस्म के हिस्से में हमें दर्द तकलीफ़ कुछ भी हो रहा है, हमें होता है उसका इंतखाब कर लिया जाए। और हमें दवाइयों की इतनी लत लग चुकी है कि ना हम वर्जिश को अपना मामूल बनाते हैं, ना हम अपने लाइफस्टाइल को चेंज करते हैं। हमें लगता है कि शायद ये वाहिद हल है। लास्ट में जाकर हमने अपना, शायद मुझे लगता है, नफ्सियाती मसला बना लिया कि दवाई लूंगी तो ही आराम आएगा। हालांकि ऐसा नहीं है। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर महरीन, जो कि फिजियोथेरेपिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी लग रही है आप, कलर बहुत अच्छा लग रहा है थैंक यू सो मच। अच्छा डॉक्टर महरीन, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि हम स्पेसिफिकली देखते हैं किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम होती है ना, जिस्म में, जॉइंट में कोई भी पेन होती है, तो हम कहते हैं कि दवाई ले ली जाए ना, पेन किलर ले ली जाए, पेन किलर नहीं तो हम अब होते हैं कि मल्टीविटामिन ले ली जाए। तो क्या ये पहला हल होता है किसी भी चीज़ को सॉल्व करने के लिए? क्योंकि हम ये चाहते हैं कि हमारी पेन फ़ौरन से बेहतर हो जाए, हम मेडिसिन लें फ़ौरन से, हमें मैजिकली आराम आ जाए। लेकिन मेडिसिन इज़ नॉट द सोल्यूशन स्पेसिफिकली फॉर द मस्कुलोस्केलेटल केसेस। आपको कमर में दर्द आ रही है, गर्दन में दर्द आ रही है, पट्टों का खिंचाव हो रहा है, उसके लिए दवाइयाँ बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं होती, क्योंकि मेडिसिन के, शायद मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि मल्टीपल साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं ऑन स्टमक, किडनीज, इवन आपके मल्टीपल ऑर्गन्स को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रही होती हैं। तो मेडिसिन इज़ नॉट द फर्स्ट लाइन ऑफ द ट्रीटमेंट। पहली बार जब आपको पेन्स हुई हैं तो आपने मेडिसिन नहीं लेनी। ट्राई करें कि पहले रूट कॉज का पता करें कि आपको दर्द क्यों हो रहा है, क्योंकि अगर आपको रूट कॉज नहीं पता, पेन क्यों हो रहा है, आप मेडिसिन ले रहे हैं, टेम्परेरीली आपके सिम्टम्स तो कम हो जाएंगे, लेकिन वो मसला वहीं का वहीं रहेगा। जब तक दवाई का असर है तब तक आप थोड़ा बेहतर रिलीफ फील करेंगे। जैसे ही दवाई का असर ख़त्म होगा, मसला और ज़्यादा तब तक एग्रावेट हो चुका होगा। और बाज़ दफ़ा इस तरह होता है कि दर्द आपको ही, आपने आर्जी तौर पे मेडिसिन लेके उसको ठीक कर लिया, लेकिन हमने रूट कॉज को जब तक डील नहीं किया, ट्रीट नहीं किया, तब तक वो मसला बहुत ज़्यादा पुराना हो चुका होता है, क्रॉनिक हो चुका होता है, बढ़ चुका होता है। तो उसको फिर हमारे लिए भी बहुत मुश्किल हो जाता है ठीक करना। बिल्कुल ऐसे तो बेहतर यही होता है कि अगर आपको इस तरह से कोई भी इशू आया है, पेन्स आई हैं, मस्कुलोस्केलेटल इश्यूज आए हैं, ट्राई नॉट टू टेक द मेडिकेशन स्पेसिफिकली बाय योरसेल्फ। खुद से दवाइयाँ ना लें, क्योंकि बाज़ दफ़ा आपके ऊपर मेडिसिन के इफ़ेक्ट्स ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं। आप एक लो पोटेंसी की मेडिसिन ले रहे हैं रेगुलरली, वो लो पोटेंसी की मेडिसिन लेते लेते आपको पता भी नहीं चलेगा कब तक आप हाई पोटेंसी पे पहुंच गए हैं, और फिर वो भी इफेक्ट नहीं कर रही होती। बिल्कुल इस तरह से एक नुस्खा होता है, डॉक्टर ने लिख के दिया होता है, वो साल साल से वही चल रहा होता है, फलां टाइम पे किसी ने लिख कर दिया था। अच्छा, हम देखते हैं सुबह सुबह जब हम उठते हैं, तो जब हम जमीन पे जब खड़े होते हैं तो हमारे पैरों में दर्द होता है, या हमें लगता है कि हमारा जो वजन है ना वो सहार नहीं रहा, जो पैर है ना उन पे पूरा बैलेंस नहीं हो रहा। इसकी क्या रीजन होती है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। और आजकल इट इज़ वेरी कॉमन, एक वर्ड होता है प्लांटर फेशियाइटिस। पैर के नीचे अल्लाह ताला ने हमारा एक फेशिया बनाया होता है। अगर हमारे शूज़ अच्छे नहीं हैं, पैरों जूते जो हैं उनमें वियर एंड टियर बहुत ज़्यादा हो चुकी है, या टाइट फिटिंग शूज़ पहन रहे हैं आप, या फिर आपका लाइफस्टाइल इस तरह का है कि प्रोलॉन्ग सिटिंग कर रहे हैं, या फिर प्रोलॉन्ग, जैसे किचन में हमारी ख़वातीन खड़े 2-2, 3-3 घंटे खड़े होकर काम कर रही होती हैं, उन्हें आइडिया नहीं हो रहा होता इस चीज़ का, तो जो पैर के नीचे फेशिया लगा होता है वो स्टिफनेस की तरफ जाना शुरू हो जाता है और वो इन्फ्लेम्ड होना शुरू हो जाता है, जिसको हम प्लांटर फेशियाइटिस बोलते हैं। पैर के तलवे के नीचे इन्फ्लामेशन शुरू हो जाती है। अब इसका जो टिपिकल साइन है वो आपने अभी मुझे बताया कि सुबह जब खड़े होते हैं तो इनिशियली फ्यू स्टेप्स लेना इज़ वेरी टफ। 3-4 कदम लिए बहुत मुश्किल हो रहा है, लेकिन फिर आप दिन में चलते फिरते रहते हैं, फिर मसला नहीं होता, अगले दिन फिर उठेंगे, सेम सिवियरिटी। तो ये इश्यूज जो स्टार्ट होते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ मैं हमेशा अपने भी पेशेंट्स को रेकमेंड करती हूँ कि जूते आपने अच्छे, सबसे ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट आपको करनी चाहिए ना वो अपने जूतों के ऊपर करनी चाहिए। सॉफ्ट सोल वाले, मेडिकेटेड सोल वाले जूते पहनने चाहिए ना। आपका जूता बहुत ज़्यादा फ्लैट होना चाहिए। और हील्स, हमारे माइंड में शायद बैठा हुआ है कि हील पहनेंगे तो ज़्यादा बुरा है, फ्लैट्स पहनेंगे तो अच्छा है। हाँ, वो तो कि बिल्कुल फ्लैट ना हो, पैर जरा ज़मीन से ऊपर रहे। क्योंकि अल्लाह ताला ने ना हमारी आर्चेस बनाई हुई हैं पैर के अंदर, एक नॉर्मल आर्चेस होती हैं। अगर हम फ्लैट जूते पहनेंगे तो वो आर्चेस प्रॉपर्ली उन स्टेबलाइज नहीं होगी, स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी उन आर्चेस को फुट की, तो जिसकी वजह से आपके पैरों के मसल्स वीकनेस की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं, इन्फ्लामेशन पैरों के नीचे शुरू हो जाती है, जिसको हम प्लांटर फेशियाइटिस बोलते हैं। और इसका ट्रीटमेंट हमारे
हम फिजियोथेरेपिस्ट मैक्सिमम 8 सेशंस के अंदर हम प्लांटर fasciitis का ट्रीटमेंट कर देते होते हैं। फिर इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करके, मसल्स की स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करवा के, कुछ स्ट्रेचेस और रिलैक्सेशन थेरेपीज ऐड करके, और बाज़ दफ़ा लोगों को लग रहा होता है कि शायद बस ये एवं ही है, रेंडमली इसको मेडिसिन के ज़रिए से ही डील करना है। ऐसा नहीं है, इसका प्रॉपर अच्छे वाला ट्रीटमेंट मौजूद है। लेकिन फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट यही है कि आप अपने जूते बेहतर करें। जूता एक इन्वेस्टमेंट 1 महीने में एक बार कर लें, और यही है कि सॉफ्ट सोल वाले, मेडिकेटेड सोल वाले जूते पहने, प्रोलॉन्ग सिटिंग ज़्यादा अवॉइड करें। नोटिस किया होगा, जिन भी पेशेंट्स के साथ ये इशू आ रहा है उन्होंने नोटिस किया होगा कि ज़्यादा देर इनएक्टिव रहने के बाद ये पेन ज़्यादा स्टार्ट होती है। तो ट्राई करें कि पोजीशन चेंज करते रहें। ज़्यादा देर बैठे हैं, उठ के थोड़ी चहलकदमी कर लें, या ज़्यादा देर खड़े हुए हैं, किचन में चेयर रखें, 10 मिनट खड़े होकर काम कर लिया, 10 मिनट बैठ के काम कर लिया। ठीक। डॉक्टर मेहरीन, हम देखते हैं कि जो घुटनों और पैरों में दर्द होती है उसकी भी रीज़न यही होती है कि हमारा जूता अच्छा नहीं होता। वन ऑफ द रीज़न कह सकते हैं कि हमारा जूता अच्छा नहीं है, क्योंकि अगर मैं हील्स की बात करूं तो आपने नोटिस किया होगा कि हमारा टोज़ के ऊपर वेट ज़्यादा आना शुरू हो जाता है। टोज़ पे ज़्यादा बॉडी वेट शिफ्ट होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से घुटने के अंदर आर्थराइटिक चेंजेस अर्ली स्टार्ट होने के चांसेस होते हैं, या फिर जो हमारा जॉइंट है वो इन्फ्लेम्ड होने के, क्योंकि हमारी बॉडी का लोड पूरा सिर्फ टोज़ के ऊपर आ रहा है, आगे की तरफ शिफ्ट हो रहा है, घुटने के ऊपर ज़्यादा जोर आना शुरू हो जाता है। और अगर हम फ्लैट्स की बात करें तो फ्लैट्स मेजरली आपके पैरों को ज़्यादा तंग कर रहे होते हैं, क्योंकि वो आर्चेस को सपोर्ट नहीं कर पा रहे होते, जिसकी वजह से मस्कुलर वीकनेस फुट के अंदर स्टार्ट होना शुरू हो जाती है, इन्फ्लेम्ड होना शुरू हो जाते हैं। सही। तो जब भी कोई मेडिकेटेड शूज़ देखते हुए, आप देखते हैं कि हर किसी ने एक ना लगा दिया होता है टैगलाइन मेडिकेटेड है, उसको देखते हुए हमने कौन सी ऐसी मैं कह सकती हूँ डिस्क्रिप्शन हम पढ़ सकते हैं कि क्या चीज़ें उसमें शामिल हो? कोई लेदर जेल, प्यू लेदर, क्या चीज़ें होनी चाहिए जिसको हम देखकर वो बाय करें? कंफर्ट सोल होने चाहिए। बस ट्राई करें कि जब आप उन्हें पहन के थोड़ी देर हमेशा जूता जब भी लेना है थोड़ी देर पहन के चल के उसको ज़रूर देखें कि वो बाद में आपको तंग ना करें। ज़्यादा जूते आपके ना तो बहुत ज़्यादा टाइट होने चाहिए और बहुत ज़्यादा लूज़ भी नहीं होने चाहिए, स्पेसिफिकली आपके पैरों पे फिट होने चाहिए। कोशिश करें कि एक आधा साइज़ बड़ा ही लें अपने लिए, ताकि वो आपके जो टोज़ हैं उनको ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट ना कर दें या बहुत ज़्यादा टाइट ना कर दें, जिसकी वजह से जॉइंट के अंदर इन्फ्लामेशन या वियर एंड टियर स्टार्ट ना हो। और बाकी जो मैं रिकमेंड करती हूँ वो थोड़े से एक्सपेंसिव जूते होते हैं स्केचर्स के, लेकिन कोशिश ये करें कि जहाँ से भी अच्छे ब्रांड का जूता मिलता है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, 3-4 साल आपके एक अच्छे जूते से निकल जाते हैं। वही जो हम कोशिश कर रहे होते हैं सस्ते जूते खरीद लें और बार बार खरीदते रहते हैं, और वो बार बार वो बार बार टूटते हैं, हर मंथ फिर आपको जूता लेना होता है। तो आप एक अच्छे जूते पे इन्वेस्ट करें और 2-3 साल आराम से निकल जाते हैं आपके। ठीक हो गया। अच्छा, हम देखते हैं स्पेसिफिकली जो खवातीन मेरे जैसी हील्स पहनना होती है जिनको, उनके ना टो में दर्द रहना शुरू हो जाती है, उसकी वजह से वो दर्द जो है वो पूरी टांग में जो है ना वो जाती है। उसके लिए क्या करना चाहिए? क्योंकि आगे से पैर शायद बंद रहता है तो वो एक अंगूठे में दर्द होना शुरू होती है। स्पेसिफिकली अगर टो में पेन आ रही है तो हमारी कोशिश होती है कि हम देखें कि वाकई वो जूते की वजह से आ रही है, क्योंकि बाज़ दफ़ा आपकी स्पाइन से रिलेटेड, ऑब्वियसली अगर मेरा जूता अच्छा नहीं है तो मेरी पूरी बॉडी की अलाइनमेंट डिस्टर्ब होगी, मेरी स्पाइन की अलाइनमेंट डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती है। अगर तो लॉन्ग टर्म आप इस तरह के अनकंफर्टेबल जूते पहन रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपकी स्पाइन की अलाइनमेंट डिस्टर्ब हो रही है, ऊपर से सारी मस्कुलर डिसफंक्शन स्टार्ट हो चुका है या आपकी बॉडी के अंदर पोस्चरल डिफेक्ट्स आना शुरू हो गए हैं, जिसकी वजह से आपके टो में या पैरों में दर्द आना शुरू हो गई है। रूट कॉज को देखते हुए फिर उस चीज़ का ट्रीटमेंट किया जाएगा कि फुट की आपकी शूज़ मॉडिफिकेशन होनी है या आपके फुट की स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और बाकी फिजियोथेरेपी ऐड करनी है। ओके डॉक्टर, मेरी बहुत सारी ख़वातीन को घर में ना कमर में बहुत ज़्यादा पेन रहता है, उसकी वजह डिफरेंट होती हैं, तो ऐसी कोई एक्सरसाइज है हमारे पास जो डेली बेसिस पर वो कर सकती हैं? बिल्कुल। मैं यंग लोगों को, इवन ओल्ड लोगों को ये रिकमेंड करती हूँ कि रात सोने से पहले और सुबह उठ के कुछ स्पेसिफिक स्ट्रेचेस हैं जो आप बेड पे लेटे लेटे कर सकते हैं, वो लाजमी करें, क्योंकि बाज़ दफ़ा आपने नोटिस किया होगा कि सुबह सो के उठते हैं तो हमारी कमर में खिंचाव या दर्द महसूस हो रहा होता है। मॉर्निंग स्टिफनेस इज़ प्रीटी नॉर्मल, हर 4 में से कोई एक बंदा तो लाजमी इस चीज़ को फेस कर रहा होता है। अगर हम ये चीज़ें करना शुरू कर दें कि रात को सोने से पहले थोड़ी देर के लिए अपनी कमर को या गर्दन के पट्टों को टकोर कर लें, हीटिंग पैड लगा लें,
या फिर हम कुछ स्ट्रेचेस कर लें, जैसे सीधा लेट के अपनी दोनों टांगों को चेस्ट पे लगाना, होल्ड इट फॉर 10 सेकेंड्स एंड देन रिलैक्स 10 टाइम्स। आप इस पे हाथ रख के जो हम करते हाँ, हैं, सीधा लेटेंगे, दोनों टांगों को अपनी चेस्ट की तरफ लेके आएंगे, होल्ड करके रखेंगे यहाँ पे एंड देन रिलैक्स 10 टाइम्स। हम इसे रिपीट कर सकते हैं और कोशिश करें कि रात सोने से पहले भी करें और सुबह भी करें, ताकि आपको मॉर्निंग स्टिफनेस ना हो या लोअर बैक के इश्यूज आगे जाके भी स्टार्ट ना हो। दूसरी एक्सरसाइज जो आप अपनी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के लिए कर सकते हैं, ग्लूट्स की, कोर की स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के लिए कर सकते हैं, दैट इज़ वेरी गुड फॉर योर नीज एंड बैक टू। आप सीधा लेटेंगे, अपने घुटनों को मोड़ेंगे, कमर ऊपर उठाएंगे, होल्ड इट फॉर 10 सेकेंड्स एंड देन रिलैक्स। इसको हम ब्रिजिंग बोलते हैं, शायद सबने सुना हो। सीधा लेटेंगे, घुटनों को बेंड करना है आपने, कमर ऊपर उठानी है, 10 तक गिनना है और छोड़ना है 10 बार। इसको भी आप कर सकते हैं, ठीक है। बाकी कुछ एक्सरसाइजेज आप अपनी नेक के लिए कर सकते हैं। सुबह उठ के रात सोने से पहले कुछ स्ट्रेचेस कर लें, किसी चेयर पे बैठ के नेक को ऑपोजिट साइड पे बेंड करेंगे, होल्ड इट फॉर 10 सेकेंड्स एंड देन रिलैक्स। आप खुद फील करेंगे कि आपके ये वाली साइड के सारे पट्टे खिंच रहे हैं। सेम गोज फॉर द ऑपोजिट साइड, दूसरी साइड पे भी ऐसे ही करेंगे, होल्ड इट फॉर 10 सेकेंड्स एंड देन रिलैक्स 10 टाइम्स। आप इन एक्सरसाइजेस को रिपीट कर सकते हैं। ओके हम स्पेसिफिकली देखते हैं डॉक्टर मेरे साथ भी अक्सर ऐसे होता है कि गर्दन को जब हम टोटली बिल्कुल झुका नहीं सकते हैं, यहाँ के जो मसल्स होते हैं ना ये बहुत तंग करते हैं और स्पेयर पेन होती है। इसकी रीज़न क्या होती है? मल्टीपल रीजंस होते हैं। आपका सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आपका लाइफस्टाइल किस तरह का है। आप ज़्यादा देर फ़ोन यूज़ तो नहीं कर रहे, लैपटॉप के ज़्यादा देर काम तो नहीं सामने कर रहे। अब इस तरह नहीं होता कि आपके सिर्फ मसल स्पैज़म में जा रहे हैं या स्टिफनेस में जा रहे हैं। हमारे नेक के पैरास्पाइनल मसल्स, कोर के मसल्स बहुत ज़्यादा वीकनेस की तरफ भी जाना शुरू हो जाते हैं जब हम एक ही पोस्चर में ज़्यादा देर के लिए रहते हैं, क्योंकि हमारी गर्दन ने हमारे सर का बहुत ज़्यादा लोड उठाया हुआ है। अब अगर मेरा पोस्चर डिस्टर्ब है तो ये समझें कि आपका 4 kg वेट और ज़्यादा गर्दन उठाना शुरू हो गई है जब आपके पोस्चर डिस्टर्ब होना शुरू हो गया। कंधों पे वजन और ये सब आ जाता है। इवन हमें सर में पेन रेडिएट करना शुरू हो जाती है, बाजू में पेन रेडिएट करना शुरू हो जाती है। तो ये सारे सिम्टम्स आपकी नेक से स्टार्ट हो रहे होते हैं। तो कोशिश करें कि आप अपने पोस्चर के ऊपर वर्क करें, नेक की, कोर की मसल्स की स्ट्रेंथ ट्रेनिंग लाजमी स्टार्ट करें, कुछ रिलैक्सेशन स्ट्रेचेस ऐड करना शुरू करें। होपफुली इंशाल्लाह ये बेहतर हो जाएगा। ठीक हो गया। हम देखते हैं स्पेसिफिकली ना जैसे जैसे ख़वातीन की एज बढ़ती जाती है ना, उनको घुटनों के अलावा जोड़ों में बहुत ज़्यादा पेन रहना शुरू हो जाता है। इसको हम आर्थराइट्स या इस तरह से कोर्सेस कहते हैं समथिंग, या वो बाद में होता है। उसको हम कैसे केटर कर सकते हैं? उसके लिए ये भी स्पेसिफिक एक्सरसाइजेज होती हैं, ये सिर्फ जो इलाज है वो दवाइयों से ही मुमकिन है? देखें, आर्थराइटिस के बारे में शायद आपने भी बहुत बार सुना हो कि दिस इज़ नॉट ट्रीटेबल, इसको ठीक नहीं किया जा सकता। अगर किसी को बड़े को घर में दर्द हुई है घुटनों में तो कोई बात नहीं, आप इसको लिटाई रखें, इसने ज़्यादा मूवमेंट नहीं करनी या बिल्कुल बात ख़त्म, क्योंकि आर्थराइटिस का ट्रीटमेंट नहीं है बकौल हमारे माइंडसेट के। ऐसा नहीं है, आर्थराइटिस इज़ कम्प्लीटली ट्रीटेबल, ठीक है। अगर घुटनों में किसी को दर्द है तो हमने उसको ये नहीं बोलना कि भाई तुम्हें दर्द है तुम बैठ जाओ या लेट जाओ, तुमने मूव नहीं करना। हम चलना फिरना हम उसका कम करवा देते हैं, बिल्कुल कम करवा देते हैं। हमारे अपने घरों में इस तरह से होता है कि अगर कोई ओल्ड एज है, 60 प्लस है, तो हम उन्हें कहते हैं आप बस रेस्ट करें, कुछ नहीं, मूवमेंट नहीं करनी है आपने। हम उनको बहुत ज़्यादा अपने ऊपर डिपेंडेंट कर देते हैं, उनकी इंडिपेंडेंस ख़त्म कर देते हैं। मूवमेंट में हमने उनको वॉकिंग एड्स पकड़ा दिए हैं, इस तरह से नहीं होता। आर्थराइटिस के मैक्सिमम टाइम्स में केसेस को हम डील कर सकते हैं। स्पेसिफिकली एक मैसेज यंग लोगों को देना चाहती हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि आर्थराइटिक चेंजेस आपकी बॉडी में अर्ली स्टार्ट ना हो तो आप अर्ली अपनी बॉडी की स्ट्रेंथ ट्रेनिंग स्टार्ट करें, अपने घुटनों की स्ट्रेंथ ट्रेनिंग स्टार्ट करें, ग्लूट्स की, क्वाड्स की, हैमस्ट्रिंग्स की स्ट्रेंथ ट्रेनिंग स्टार्ट करें, ताकि वो मसले जो अगले 10 सालों में आपको शुरू होने हैं वो हम थोड़ा डिले करके उनको 20s या 30 ईयर्स में ले जाएं। अब नेक्स्ट चीज़ जो हम आर्थराइटिक चेंजेस अगर फीमेल्स के अंदर आ गए हैं या मेल्स के अंदर आ गए हैं उनको डील कैसे कर सकते हैं। मेजरली जो मेरा प्रोटोकॉल होता है वो ये होता है कि अगर तो आपको घुटनों में दर्द आ रही है, इन्फ्लेम्ड हो गए हैं जॉइंट, तो पहले आपने उनकी रिहेबिलिटेशन स्टार्ट करनी है। पहले आप एक थेरेपिस्ट से मिलें, वो आपको कुछ चीज़ें गाइड करेगा जो आपने रेगुलर बेसिस पे घर पे स्टार्ट करनी है। और उसके बाद ये समझ लें कि आपने पूरी ज़िंदगी अपने घुटनों की स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते रहना है, क्योंकि अगर आप अपने घुटनों की स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं करेंगे, उनके ऊपर लोड नहीं डालेंगे, तो मसल्स और ज़्यादा वीकनेस की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं और वियर एंड टियर और ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाती है। बेसिकली आर्थराइटिक चेंजेस में, घुटनों के आर्थराइटिक चेंजेस में होता ये है
कि अल्लाह ताला ने ना दोनों हड्डियों को आपस में जोड़ा हुआ है एक जॉइंट के ज़रिए से, ठीक है, और दरमियान में एक कार्टिलेज बनाया हुआ है। अब वो कार्टिलेज एज के साथ साथ टूटना शुरू हो जाता है, उसके अंदर वियर एंड टियर शुरू हो जाती है, जिसको हम ओस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं, घुटनों का नी ओस्टियोआर्थराइटिस। द सेकेंड वन इज जो मोस्ट कॉमन आर्थराइटिस है, दैट इज रूमेटॉइड आर्थराइटिस। अब उसके अंदर ये होता है कि हमारी बॉडी ही हमारे अगेंस्ट काम करना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से जॉइंट्स के अंदर सोजन या इन्फ्लामेशन शुरू हो जाती है। इसमें से जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है वो मैक्सिमम टाइम्स एज रिलेटेड होता है, मतलब अगर आप 40 प्लस हो चुके हैं तो उसके बाद आप ये समझ लें कि आपके बॉडी के अंदर वियर एंड टियर स्टार्ट हो चुकी है। और फीमेल्स के अंदर ये थोड़ा सा अर्ली स्टार्ट हो जाता है ऑस्टियोपोरोटिक होने की वजह से या हार्मोनल चेंजेस होने की वजह से। तो जो र्यूमेटोलॉजिस्ट होते हैं वो मोस्ट ऑफ द टाइम आपको दोनों आर्थराइटिस के लिए फिजियोथेरेपी रेकमेंड कर रहे होते हैं कि आपने अर्ली स्टार्ट करनी है अपनी रिहेबिलिटेशन। उसके बाद ये होता है कि फिर आप ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं होते लोगों के ऊपर, आप अपनी वॉकिंग इजीली परफॉर्म कर पा रहे होते हैं, स्टेयर्स उतरने चढ़ने में बहुत मुश्किल हो रही होती है, वो आप इजीली परफॉर्म, अपनी एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग आप अच्छे से परफॉर्म कर लेते हैं। डॉक्टर महीन, हमारे पास टाइम कम है, एक्चुअली लास्ट सवाल जो है मैं वो लेती चलूँ। हम देखते हैं स्पेसिफिकली कहा जाता है कि हम गूगल करते हैं ना कि हमारे सर के किस हिस्से में दर्द हो रहा है और किस वजह से है। स्ट्रेस और पेन का आपस में कोई इंटरलिंक है? स्ट्रेस एंड पेन आर मेजरली इंटरलिंक्ड। देखें, हम पहले ये समझते थे कि अगर हमें स्ट्रेस है तो दैट इज़ जस्ट अ मेंटल थिंग, वो आपके यहाँ पे ही बिलोंग करती है। लेकिन आपने खुद भी नोटिस किया होगा कि जैसे आपका दिन बुरा गुजरा है, आप स्ट्रेस में रहे हैं पूरा दिन या वर्क रिलेटेड कोई स्ट्रेस था, तो आपकी बॉडी में पेन आना शुरू हो जाती है, नेक में पेन हो रही है, बैक में, पूरी बॉडी आपकी स्टिफ फील करना शुरू कर देती है। तो मेंटल हेल्थ इज रिलेटेड टू योर फिजिकल हेल्थ, ठीक है। अगर आप यहाँ से रिलैक्स नहीं है तो आपकी बॉडी रिलैक्स नहीं हो सकती। आप हमेशा ये नोटिस करेंगे जब आपने किसी पे शाउट किया है या आपको गुस्सा है, आपके गर्दन के पट्टे खिंचना शुरू हो गए हैं, तो ये इसी वजह से होता है क्योंकि ये दोनों चीज़ें इंटरलिंक्ड हैं। अगर हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं तो हमारी बॉडी में एक हार्मोन रिलीज़ होता है जिसे हम कॉर्टिसोल हार्मोन बोलते हैं। अब उस कॉर्टिसोल हार्मोन की वजह से ये होता है कि हमारे बॉडी के अंदर मस्कुलर स्टिफनेस बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाती है, स्पैज़म में जाना शुरू हो जाते हैं हमारे मसल्स। अब ये दोनों चीज़ें इस तरह लिंक कर रही होती हैं। बहुत सारे मेरे पास पेशेंट्स आते हैं जो कि क्रॉनिक स्ट्रेस में रहते हैं, बहुत पुराने 10-10 साल से वो टेंशनें चल रही हैं और उनकी बॉडी में बहुत ज़्यादा एक्स शुरू हो जाती हैं, जिसको हम एक वर्ड में डिस्क्राइब करते हैं फाइब्रोमाइल्जिया, कि पूरी बॉडी में कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं जहाँ पे ट्रिगर पॉइंट्स बन चुके हैं बहुत ज़्यादा क्रॉनिक स्ट्रेस में रह के। और फिर डॉक्टर्स के पास जाते हैं, उनको प्रॉपर डायग्नोसिस समझ में नहीं आ रहा होता कि ये क्या इशू है जिसकी वजह से इसकी बॉडी इतनी तकलीफ़ में जा रही है। तो जब हम प्रॉपर हिस्ट्री लेते हैं तो कोरिलेट कर पाते हैं चीज़ों को कि ये शायद ये बंदा बहुत टाइम से स्ट्रेस में था जिसकी वजह से इसकी बॉडी इतनी तकलीफ़ में जा चुकी है। इस तरह से है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर महरीन प्रोग्राम में आने के लिए, इतने डिटेल से सब चीज़ें हमें बताने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन द प्रोग्राम।